नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा शो जिसमें सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर का वो पहलू है जो अक्सर खबरों की आपाधापी में गुम हो जाता है। हम आपको खबर से उठने वाले सवालों और उनके जवाबों से भी रूबरू कराएंगे। मैं हूं राहुल महाजन। शुरू करते हैं दूसरा पहलू। आज दूसरा पहलू में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली खबर 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 98 मिनट के ऐतिहासिक भाषण दिया, जिस दौरान उन्होंने विकसित भारत समेत कई मुद्दों पर बात की। खबर का दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और अग्निवीर जैसी ज्वलनशील मुद्दों पर कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। इसके बाद दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए। आम आदमी पार्टी उनकी जमानत को लेकर सत्य की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उन्हें सिर्फ जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया आरोपों से बरी नहीं हो गए हैं। खबर का दूसरा पहलू ये है कि क्या बिना कोर्ट से दोषी करार हुए किसी भी व्यक्ति को, मनीष सिसोदिया ही नहीं किसी भी व्यक्ति को 17 महीने जेल में रखना सही है। पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से संबोधन की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये रिकॉर्ड है नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनने का जिन्होंने लगातार 11वीं बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है। लाल किले से भाषणों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार और इंदिरा गांधी ने 16 बार देश को संबोधित किया है। बहुरंगी राजस्थानी लहरिया प्रिंट पगड़ी पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के उन साहसी और परिश्रमी सैनिकों, किसानों और युवाओं को सलाम किया जो देश को आगे ले जाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया। लाल किले से मोदी के भाषण अपनी लंबाई की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। इस बार का पीएम मोदी का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण 65 मिनट लंबा था। तब से उनके भाषणों की लंबाई बढ़ती ही गई है। 2016 में उन्होंने रिकॉर्ड 94 मिनट तक का भाषण दिया था, जबकि इस बार 98 मिनट लंबे भाषण के जरिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण की लंबाई का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की मुख्य बातें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जिस नागरिक संहिता के साथ 75 वर्षों से जी रहे हैं वो वास्तव में एक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो, तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समाज के तौर पर हमें अपनी माताओं, बहनों और बेटियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच की जानी चाहिए और गंभीर अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। बांग्लादेश में तख्तापलट और हिंसा की घटनाओं पर मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश के तौर पर मैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर लोगों की चिंता को समझता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री ने सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को हासिल करने के लिए सभी को एक साथ आना होगा। ये समय की मांग भी है। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से ऐलान किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। विकसित भारत 2047 स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है। कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। अगर बात करें लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषणों की, तो मोदी ने 15 अगस्त के अपने संबोधनों में करीब 83,000 शब्द बोले हैं, जिनमें किसान और गरीबी मुद्दा रहा है। एक विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि मोदी के भाषणों में राष्ट्रवाद पर जोर रहता है और ग्रामीण विषयों पर ध्यान केंद्रित रहता है। धर्म और जाति से संबंधित विषयों पर कम ध्यान केंद्रित किया गया है। मानसिकता को तोड़ना। लाल किले से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण है। उनका पहला भाषण 2014 में आया था, जब उन्होंने स्वच्छ भारत और जनधन जैसी नई कार्यक्रमों की घोषणा की थी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन आज के भाषण में उन्होंने किसी भी नई योजना का कोई जिक्र नहीं किया। तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के आज के भाषण के दूसरे पहलू की। हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से जब आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो सभी को उम्मीद थी कि वो उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर आए दिन बहस हो रही है। देश की जनता अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री का रुख जानना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों पर कोई बात नहीं की, आइए वो आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण पर एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST रिजर्वेशन में भी सरकार अलग से वर्गीकरण कर सकती है। 7 जजों की संविधान पीठ ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर OBC लेयर से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए क्रीमी लेयर महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं करेगी।
अभी संविधान में SC/ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के प्रति कटिबद्ध है, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप ही लागू रहेगा। इस मुद्दे पर देश भर में बहस जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस पर कोई बयान नहीं दिया। जातिगत जनगणना को लेकर न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां बल्कि पूरा विपक्ष और सरकार में शामिल पार्टियां भी मुखर हैं। लेकिन इस बड़े और अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कुछ नहीं कहा। अग्निवीर योजना जो लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा रही, बीजेपी को हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में इसको लेकर मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। यहां तक कि इस योजना को लेकर JDU और LJP जैसे सहयोगी दलों ने भी अपनी आशंकाएं सरकार के सामने रखी हैं। सेना ने भी इस योजना पर कई तरह के सुधारों के सुझाव सरकार को दिए हैं। सुझावों के तहत नौकरी की अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने, भर्ती की आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल करने की मांग शामिल है। लेकिन युवाओं और सेना से जुड़े इस अहम मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। पेपर लीक को लेकर भी देश में सियासी संग्राम मचा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मौन रहे। चर्चा तो बहुत विषय पे होनी चाहिए। जो सेबी में घोटाला हुआ है और सेबी चेयरमैन ने आपके आदेश से एक भ्रष्ट उद्योगपति को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है और उसके कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया, उस पर प्रधानमंत्री अगर लाल किले के प्राचीर से बात करते, देश को संबोधित करते, तो हम बहुत खुश हैं। जो नीट की परीक्षा हुई, क्या हुआ उसमें? आप देखो क्या कार्रवाई हुई उसमें अभी सिपाही की परीक्षा हुई, उसमें गुजरात का इनका मित्र भाग गया, चला गया, विदेश चला गया, वो विनीत आर्या, कोई कार्रवाई हुई उसके ऊपर? कोई बॉर्डर चला? भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार जड़ जड़ में समा गया है। पूरे देश का काम किसको दे दिया? गुजरात के लोगों को दे दिया है। सारा व्यापार कौन कर रहा है? सारे ठेकेदारी कौन कर रहा है? गुजराती लोग कर रहे हैं। मोदी अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं और देश के जरूरी मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं। वो मुद्दों को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। फिर सवाल ये है कि इन अहम मुद्दों पर वो कुछ क्यों नहीं बोले? लाल किले से अपने 58 मिनट के संबोधन में बड़े मसलों पर चुप क्यों रहे? ये PM मोदी के लाल किले से संबोधन का दूसरा पहलू है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर, जातीय जनगणना और अग्निवीर योजना, ये विपक्ष के चुनावी मुद्दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर कुछ भी बोलते तो एक बार फिर राजनीति गर्म हो जाती। लिहाजा प्रधानमंत्री ने इन पर कुछ नहीं कहा। वक्त आने पर सरकार इनमें से कुछ मुद्दों पर जरूर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद अब बात करते हैं उनके सबसे मुखर और सख्त विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी की। बीते 9 अगस्त को 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी का जोश हाई हो गया। पहले मनीष सिसोदिया की जेल से रिहाई को आम आदमी पार्टी सत्य की जीत बता रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता सत्य की जीत बता रहे थे, जबकि बीजेपी कह रही थी कि उन्हें सिर्फ जमानत ही तो मिली है, वो शराब घोटाले के आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। पहले देखिए पूरी खबर। सत्रह महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सिसोदिया पर नई शराब नीति में घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, लेकिन जेल से बाहर आकर उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि शराब घोटाले में जेल जाना पड़ेगा। मुझ पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आतंकी या ड्रग माफिया की फंडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। उनकी साजिशें सारी ये थीं कि किसी तरह से इनको दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक अंदर रख लो। इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर इतने खतरनाक कानून लगाए जो आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाते हैं, जिनमें बेल मिलना मुश्किल होता है। वरना विपक्ष के लोगों पे देश के इतिहास में ऐसे कानून लगाए नहीं गए। अब वो विपक्ष के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर वो कानून लगा रहे हैं, वो धाराएं लगा रहे हैं जो आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाई जाती हैं।
तो मेरे मामले में भी बीजेपी दुखी है, उनका दुख और बढ़ने वाला है जब सीएम साहब भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये केस खत्म होगा या? हाँ, इस केस में क्योंकि कुछ है ही नहीं। एक इंटरव्यू में सिसोदिया ने राज्यपाल के पद पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का पद लोकतंत्र पर बोझ है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। सिसोदिया ने तंज कसा कि राज्यपाल का काम सिर्फ गैर एनडीए सरकारों को गिराना और उनके काम को रोकना है। सिसोदिया का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे और बीजेपी के मंसूबे नाकामयाब होंगे। सिसोदिया की रिहाई को आम आदमी पार्टी सत्य की जीत बता रही है और सिसोदिया की रिहाई को आजादी के उत्सव से जोड़ रही है। पार्टी ने सत्यमेव जयते कैंपेन भी शुरू किया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है, वो ये ना समझें कि उनको आरोपों से बरी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी तानाशाह सरकार ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि अपनी इस तानाशाही से आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, दबा देंगे, लेकिन उनकी हर संभव कोशिश के बाद भी आम आदमी पार्टी दबी नहीं, आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। देखिए, उनको बेल मिली है और बेल न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वो किसी को भी मिलती है, लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोपों से बरी हो गए हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ सारे आरोप खत्म कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी के नेता उत्साहित हैं। 16 अगस्त से सिसोदिया दिल्ली में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को फर्जी आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भाजपाई जो आज ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए सिर्फ जमानत ही तो हुई है, सिर्फ जमानत ही तो हुई है। हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा के उनसे कहेंगे सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। मनीष सिसोदिया पर आखिर क्या आरोप हैं? आइए पहले ये समझ लीजिए। जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई, तब मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री भी थे। सिसोदिया की अगुवाई में ही पुरानी आबकारी नीति को बदलकर नई आबकारी नीति बनाई गई। सितंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। इस दौरान दिल्ली में शराब की बहुत सारी नई दुकानें खोली गईं और सरकार शराब की बिक्री से बाहर हो गई। निजी कंपनियों ने फ्री ऑफर के साथ भारी मात्रा में शराब की बिक्री की, लेकिन 6 महीने बाद ही इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और इससे जुड़ी रिपोर्ट एलजी को सौंपी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने सीबीआई की जांच की मांग की। बाद में 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर लिया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सिसोदिया को कथित तौर पर घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 120B और 477A के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आइए आपको दिखाते हैं कि सिसोदिया पर क्या आरोप हैं। पहला आरोप है एलजी की मंजूरी के बिना आबकारी नीति में बदलाव करना। कोविड की आड़ में शराब कंपनियों को लाइसेंस फी में 144.36 करोड़ रुपए की छूट देना, शराब बिक्री का लाइसेंस लेने वाले कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है। एक शराब कंपनी को 30 करोड़ की रकम लौटाने का आरोप है, जो कि एनओसी नहीं ले पाई थी। इसके अलावा आरोप है कि बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को 22 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। आरोप है कि टेंडर होने के बाद कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले।
जिनमें 5 सिम उनके नाम पर थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले सिसोदिया की जमानत कई बार खारिज भी हुई है। 28 अप्रैल 2023 को ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। 31 मार्च 2023 को सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज हुई। 3 जुलाई 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी केस में जमानत याचिका खारिज की। 23 मई 2023 को सीबीआई केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 30 अक्टूबर 2023 को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बीजेपी का दावा है कि सिसोदिया को मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि केस की जांच में डिले के आधार पर यानी देरी के आधार पर जमानत मिली है। उनको ये बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको ये बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि 17 महीने की जांच में ईडी सीबीआई मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इस खबर का दूसरा पहलू। कहते हैं न्याय का सिद्धांत है कि 100 दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या मनीष सिसोदिया के केस में यह सिद्धांत लागू हुआ? सिसोदिया ही नहीं, सीएम केजरीवाल के कविता, हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नाम हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में डाला गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून कड़ा है और इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिना दोष साबित हुए किसी को इतने लंबे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों या बाकी, क्या इतने लंबे वक्त तक जेल में रखना सही है? शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2022 में समीर महेंद्रू, पी शरद चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। 2023 में ईडी ने गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मंगूटा, अमन धाल, अरुण पिल्लई, दिनेश अरोड़ा के अलावा आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। बड़ी गिरफ्तारियों में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता शामिल हैं। सांसद संजय सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह और सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है, जबकि अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। इसके अलावा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी अभी जेल में हैं। कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर जेएमएम के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन सब की गिरफ्तारी से जो सवाल उठते हैं उनके जवाब देश की न्याय व्यवस्था को देने जरूरी हैं। ये सवाल है कि क्या किसी को भी बिना दोषी साबित हुए इतने लंबे वक्त तक जेल में रखना सही है? सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 की धारा 45 के तहत जमानत की कठोर शर्तें हैं, लेकिन सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं। दोष घोषित होने से पहले किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जाना चाहिए कि बिना ट्रायल के ही दंड बन जाए। मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखने से अनुच्छेद 21 में मिले स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने को कहा था, लेकिन जांच एजेंसी ऐसा नहीं कर पाई। 17 महीने बाद भी जांच ही जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कुल 493 गवाह हैं। केस में हजारों पेज के दस्तावेज हैं, जिसमें बहुत सारे दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में हैं, यानी जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है।
ऐसे में लंबे वक्त तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। प्री ट्रायल डिटेंशन कोर्ट तभी बढ़ाता है जब कोर्ट को ये लगता है कि अगर इस व्यक्ति को रिहा किया गया तो ये एविडेंस से टैंपरिंग कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर इसके बाहर निकलने से की वजह से किसी और तरीके का रिस्क इन्वॉल्व है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में, या अगर कोर्ट को ये लगता है कि अभी तक एविडेंस कुछ रखा ही नहीं गया है, एविडेंस ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को इस पर रिहा कर सकती है और इतने समय तक डिटेंशन की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA क्या है। आम भाषा में समझें तो ये कानून 2 नंबर के पैसे को हेर फेर कर ठिकाने लगाने वालों को सजा देने के लिए लाया गया। ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित संपत्ति को जब्त करने, उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों में प्रावधान के लिए है। इस कानून के तहत ईडी के पास आरोपी को अरेस्ट करने, उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है। इस कानून में जमानत मिलने की सख्त शर्तें हैं। PMLA 2002 में NDA के शासनकाल में बना था, लेकिन ये लागू हुआ 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में। तब P. चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। PMLA कानून में पहली बार बदलाव भी 2005 में P. चिदम्बरम ने ही किया था। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट 2 मामलों में ईडी को फटकार भी लगा चुका है। जस्टिस A.S. बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कहा था कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और बदला लेने की प्रवृत्ति रखने से बचना चाहिए। कानून कहता है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए तब तक वो निर्दोष है और उसे सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा पहलू में हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जांच और ट्रायल के दौरान क्या आरोपी को इतने लंबे समय तक जेल में रखना ठीक है? क्या ये व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं है? व्यक्ति के जीवन के वो दिन और साल जो जेल में बीतते हैं, व्यक्ति के निर्दोष साबित होने पर उसका हिसाब कौन देगा? क्या वो पुलिस और जांच एजेंसी के अफसर जिन्होंने पुख्ता सबूत ना होने पर भी व्यक्ति को जेल में डाला, या वो न्याय अधिकारी जिसने सबूतों के अभाव को देखते हुए भी व्यक्ति को बेल ना देकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया? अब जरा जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों का आंकड़ा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत क्यों है। देश की 1300 जेलों में करीब 5,50,000 कैदी बंद हैं। इसमें 4,27,000 कैदी अंडर ट्रायल हैं, यानी जिन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इनके खिलाफ अभी तक ट्रायल ही चल रहा है। जेल में बंद कैदियों में से सिर्फ 22% को ही सजा मिली है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में लोगों को वक्त पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बिना दोष साबित हुए ही आरोपियों को लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने NDPC के एक मामले में कहा था कि ट्रायल समय पर पूरा ना होना अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत दे दी थी। अब तक ऐसे सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं जिनमें आरोपी सालों तक जेल में बंद रहते हैं और बाद में कोर्ट से बरी हो जाते हैं। क्या इसमें सुधार की अब भी आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्या दोष साबित हुए बिना सज़ा काटने वालों को बरी हो जाने पर जेल में बीते समय की भरपाई कैसे हो, ये जो समाज है और जो न्याय व्यवस्था है उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या उनकी जो ज़िंदगी जेल में बर्बाद हुई है उसकी भरपाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से शख्स को आरोपी बनाया या फिर मजबूत सबूतों के अभाव में भी जेल में भेजा? यही खबर का दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी है कई और खबरें।